नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हमेशा की तरह एक क्विक रिमाइंडर, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा तमाम अलर्ट्स के लिए। और इस व्लॉग में बात करूँगी मैं उस मसले की जिसने भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती को एक बार वापस से पेश कर दिया है। कूटनीतिक चुनौती के साथ-साथ एक नैतिक चुनौती भी, जो है ईरान के वॉरशिप को डुबोने का मामला, जिसे दरअसल निशाना साधा है अमेरिका के एक सबमरीन ने जो मौजूद था हिंद महासागर में। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ, ज़रा देखिए इसे। Wants to fight for Israel! His hand, his hand! Oh, his hand! Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. Can you The let? senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke the hand of a Marine. Sir. Okay. ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, ये अमेरिका की तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये दरअसल फॉर्मर यूएस मरीन हैं, सार्जेंट ब्रायन मकगिनीस। और उन्हें अमेरिकी संसद से किस तरीके से खींच कर जो है, निकाल कर लेकर जाया जा रहा है, जहां पर वो प्रोटेस्ट करने पहुंच गए थे और जहां वो चीख रहे हैं कि नोबडी वांट्स टू फाइट फॉर इज़राइल। आप सोचिए, ये एक पूर्व मरीन है, ये एक वेटरन ऑफिसर हैं और अमेरिका में जिस तरीके से तमाम जो वरिष्ठ आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है, पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है और ये शख्स आकर इसका हाथ दरवाजे में फँस जाता है। और सेनेटर टिम शीही जो कि रिपब्लिकन है, वो पुलिस के साथ मिलकर इसको वहाँ से बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी एक एग्जॉशन देखने को मिल रहा है इस युद्ध को लेकर, जो इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर सबसे पहले छेड़ा ईरान पर, और ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के जबरदस्त जवाबी हमले किए जा रहे हैं, ना केवल इज़राइल पर बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र पर। 6 कम से कम अमेरिकी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, जो कुवैत में हमला हुआ ईरान की तरफ से, और उसमें से 4 लोगों के नाम सार्वजनिक किए गए थे। तो ये यूएस मरीन सार्जेंट ब्रायन मकगिनीस जो कह रहे हैं कि नो वन वांट्स टू फाइट फॉर इज़राइल। अमेरिका के अंदर इस युद्ध को एक तरीके से एक जीत बताकर पेश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि नॉट एवरीबॉडी इज बाइंग हिज थियरीज। तमाम बातें वो कर रहे हैं अमेरिका को लेकर, और मैं इस वक्त आपको सुनाना भी चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान में आखिर क्या कहा है। एक बार फिर से क्या औचित्य देने की कोशिश की है उन्होंने कि क्यों इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स शुरू किए ईरान के खिलाफ, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान के बीच जिनीवा में बातचीत हो रहे थे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। पहले आपको सुनाती हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में क्या कहा है। If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. But it's a great display of military strength, and I'm very proud to have, with some of the people in the room, both senators and congressmen, we rebuilt, and women, Партнери з देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर जो है, अगर हमने हिट नहीं किया होता तो 2 हफ्ते के अंदर परमाणु बम तैयार कर लेता ईरान। ये बयान अमेरिका की तरफ से आज से नहीं भाई साहब, ये 80 के दशक से, 90 के दशक से दिया जा रहा है। नेतन्याहू 90s में भी यही बयान दे रहे थे, 2000s में भी यही बयान दे रहे थे, 2015 में भी यही बयान दे रहे थे। कब तक इसको बेसिस बनाकर जो है वो सेल करते रहेंगे और लोग इसको खरीदते रहेंगे इस थियरी को? आप अपने बयानों को बदल रहे हैं, आप अपनी पोज़ीशंस को बदल रहे हैं। एक तरफ पिछले साल जून में जब 12 दिनों की कॉन्फ्लिक्ट हुई, आपने ये दावा किया, अमेरिका ने ये दावा किया क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक्स किए थे ईरान में। उस दौरान भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी। तब भी बातचीत के बीच में अगर इस तरह से कोई करे कि एक तरफ आप बिठाकर टेबल पे बात कर रहे हो, दूसरी ओर आप स्ट्राइक कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? उसको धोखा कहते हैं। और आपने तब क्या कहा था? व्हाइट हाउस के आप चले जाइए बोर्ड पर, वहां स्टेटमेंट दिखेगा कि वी हैव ओब्लिटरेटेड ईरान्स न्यूक्लियर प्लांट्स, हमने नेस्तनाबूद कर दिया है। तो फिर अगर नेस्तनाबूद उस वक्त कर दिया था, तो वापस से इतनी कैपेसिटी आ गई ईरान की कि वो एकदम परमाणु वॉरहेड्स जो है बनाने को तैयार है।
कुछ भी चल रहा है, आप कुछ भी कह रहे हैं। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं राफेल ग्रोसी, वो खुद कह रहे हैं कि इस बात का कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं है कि अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ हफ्तों में भी ईरान परमाणु वॉरहेड्स बनाने के लिए जो है पूरी तरह से उनकी क्षमता देखने को मिल रही थी। आईएईए वो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो नजर बनाकर रखती है तमाम लोगों पर, तमाम सरकारों पर, कि आपकी जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो आप मिलिट्री पर्पस के लिए कर रहे हैं या सिविलियन पर्पस के लिए कर रहे हैं, अपनी बिजली ऊर्जा आपूर्ति के लिए कर रहे हैं। आप उनकी बातों को भी आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि आप देखिए अमेरिका की हालत इस वक्त ऐसी है कि भले ही वो बहुत, ऑफ कोर्स इसमें तो कोई शक नहीं है, दुनिया के सबसे अमीर मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका के पास है, तो एसिमेट्रिक वॉर तो एक देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास जिस तरह के हथियार एमिनेशंस हैं, नेटो के फाउंडिंग मेंबर है, नेटो के सदस्य हैं, वो ईरान के साथ वो कंपटीशन वाली बात नहीं है। और इसीलिए ये चौंकाने वाली बात है कि ईरान दरअसल आज छठे दिन भी इस युद्ध को जारी रखे हुए, जहां सिग्निफिकेंट डैमेज कर रहा है टू अमेरिकन बेसिस, टू अमेरिकन प्रॉपर्टीज, और ईरान की इस वक्त एक ही थियरी है कि हमें मैक्सिमम डैमेज जो है वो इन्फ्लिक्ट करना है। देखिए अमेरिका की ये स्थिति हो गई है कि इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को वो कह रहे हैं कि भाई हमें जरा इंटरसेप्टर्स भेज दो, इंटरसेप्टर्स की बड़ी शॉर्टेज हो रही है इस वक्त जीसीसी में, उनको भेदा है ईरान ने। और यही वजह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पहले इतने राष्ट्रपति, जिन लोगों ने इतने युद्ध किए ना 2003 से लेकर आज तक, इराक पे किया, लिबिया पे किया, सीरिया पे किया, अफगानिस्तान पे किया, ईरान को आखिर किसी राष्ट्रपति ने क्यों नहीं टच किया था? सारे राष्ट्रपति बेवकूफ तो नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप के पहले, क्योंकि उनको भी पता है कि ईरान की एक अलग कैपेसिटी है, ईरान का एक अलग फंक्शनिंग है, ईरान सीरिया नहीं है, ईरान इराक नहीं है। अब जिस जेलेंस्की को आपको याद हो कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में बिठाकर पूरी तरह से इंसल्ट कर रहे थे और यूक्रेन को जो है अपनी आर्म्स सप्लाई कम करने की बात कर रहे थे, अब ये यूक्रेन, हालांकि ये भी वही है ना बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात, उनको लग रहा है कि यूरोप के साथ खड़े होते हैं, वो पूरी तरह से हमारे साथ खड़े हो जाएंगे रूस के खिलाफ, क्योंकि वो अलग युद्ध भी जारी है। तो Зеленський को कह रहे हैं आप अपने इंटरसेप्टर्स भेजो। Зеленський ने क्या कहा? Звертаються до нас, до України, щоб ми допомогли із захистом від шахедів, з експертизою, з реальною роботою. Були запити щодо цього і від американської сторони. Зараз цими днями я говорив з лідерами Еміратів, Катару, Бахрейну, Йорданії, Кувейту. Будуть ще перемовини з іншими регіональними лідерами. Ми координуємося з нашими партнерами в Європі. Звісно, будь-яка наша допомога, тільки за умови, що це не зменшить наш власний захист в Україні. І що це буде інвестицією в наші дипломатичні можливості. Ми допомагаємо в захисті від війни тим, хто допомагає нам, Україні, наближати достойне завершення війни. And President Trump does not make these decisions. तो आपने ये बात देखी कि अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई हम जाकर ये अरब नेशंस को हेल्प करेंगे, गल्फ कंट्रीज में वो लोग हमसे जो है हमारी एक्सपर्टीज मांग रहे हैं, ईरानियन जो शहीद ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं उनके खिलाफ उनको सुरक्षा कवच चाहिए, ये हालात हैं। तो इस रेटरिक को कंप्लीटली बाय मत कीजिए कि अमेरिका जीत रहा है। यही रेटरिक अमेरिका ने अपनी ऑडियंस को बेचा था वियतनाम वॉर के दौरान, यही रेटरिक वो बेच रहे थे लगातार अफगान वॉर के दौरान। और अगर सारी की सारी मीडिया सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ अलाइन करके उन्हीं के व्यूज को प्रोजेक्ट करती तो अमेरिकी जनता जो है वो धोखे में रहती। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं है, ऐसा पुशबैक इस बार देखने को मिल रहा है। वो हमने फॉर्मर मरीन की तस्वीरें को दिखाया, या खुद राजनीतिक दल, एक व्लॉग कल मैंने किया था कि क्यों अमेरिकी सांसद जाकर जो कह रहे हैं कि ये युद्ध अवैध है। आप देख सकते हैं उसमें एलिजाबेथ वॉरेन जैसे सांसद आखिर क्या कर रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे शानदार बयान है वो आप सुनिए। ये है कैरोलिन लीविट, जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मीडिया के सामने आकर यही बैटिंग करती हैं। क्या कह रही है जरा सुनिए। And President Trump does not make these decisions in a vacuum. This decision to launch this operation was based on a cumulative effect of various direct threats that Iran posed to the United States of America, and the president's feeling based on fact that Iran does pose an imminent and direct threat to the United States of America, based on the fact that they are the world's leading state sponsor of terrorism. ये क्या कहा इन्होंने, एक बार जरा फिर से सुनिए आप। Your operation was based on a cumulative effect of various direct threats. Україні наближати достойне завершення війни. And President Trump does not make these decisions in a vacuum. This decision to launch this operation was based on a cumulative effect of various direct threats that Iran posed to the United States of America, and the president's feeling based on fact.
president's feeling based on fact. मतलब कहना क्या चाह रहा है, कवि की सेंटिमेंट्स क्या हैं? प्रेसिडेंट को यह एहसास हो रहा था कि खतरा मंडरा रहा है, वो एहसास जो है वो फैक्ट पर बेस्ड है। कहा ना, कुछ भी कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये भारत की चिंताएं क्यों बढ़ा रहा है? ये जो बयानबाजी वगैरह है वो तो चलिए ठीक है, क्योंकि जो कल हुआ है, जिसके बारे में देर रात मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, कि ईरान के एक वॉरशिप को हिंद महासागर में उड़ा दिया गया है। ये फ्रिगेट देना है, और फ्रिगेट देना इस क्षेत्र में क्यों थी भाई? इस क्षेत्र में जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, हिंद महासागर की बात करते हैं, यहां कोई युद्ध तो जारी नहीं है, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि युद्ध छेड़े जाने के बाद जो है ये फ्रिगेट इस एरिया में है और इसीलिए इसमें निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये लैस है, इसमें पनडुब्बी है, या इसमें हथियार है, या इसमें कैरियर्स है। भारत के न्योते पर ये फ्रिगेट यहां पर मौजूद थी, भारत के नेवल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मिलन में शिरकत करने के लिए, और वहां शिरकत करने के बाद ये वापस जा रही थी। इंटरनेशनल वाटर्स पर ये मौजूद थी, श्रीलंका के कोस्ट से लगभग आपकी 24 नॉटिकल माइल 25 माइल्स 24 नॉटिकल माइल्स यानी कि 25 माइल जितने जो है डिस्टेंस पर ये थी। तो श्रीलंका के वाटर्स पे नहीं थी, श्रीलंका के टेरिटरी में नहीं थी, लेकिन श्रीलंकन्स वर द क्लोजेस्ट ये जहां पर हुआ है। ये सही है कि ये भारत से लगभग 250 किलोमीटर दूर पर घटी ये घटना है, भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर है। टेक्निकली ये इंडियन वाटर्स पर नहीं हुआ है ये हादसा। जिस तरीके से एक अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो के जरिए जो है इस आइरिस देना को अटैक किया, इसको डुबो दिया। द फ्रिगेट लिटरली ब्रोक ओपन इनटू टू पार्ट्स। इसमें 180 के करीब जो है लोग सवार थे, जिनमें से कि सिर्फ 30 लोगों को रेस्क्यू किया श्रीलंकन नेवी ने, बाकी सबके डूब जाने और मारे जाने की बात की जा रही है। इसको लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि जो भक्तगण हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये भारत के पानी में, भारत की सरहद पे नहीं हुआ है, भारत को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, भारत की क्या जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये भारत की वजह से हुआ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये भारत की जो है गलती है, लेकिन इसको आप कैसे डील करते हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन भारत के लिए बेहद ही अहम स्ट्रेटेजिक यार्ड है, हमारा स्ट्रेटेजिक वाटर जोन है वो। और इस पर जो है पूरी की पूरी सरकारों की फोकस लगातार बढ़ती रही है, खास करके अगर हम मोदी सरकार की बात करें। 60 का दशक अलग था, जब इंदिरा गांधी के टाइम में बकायदा उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो बड़े मुल्क आकर अपना जो पॉलिटिकल चेस गेम है वो इंडियन ओशन रीजन में करे, सबको विड्रॉ कर लेनी चाहिए, इसको आप ग्रेट पावर राइवलरी में तब्दील नहीं करें। लेकिन 70-80 के दशक के बाद से हमने देखा कि सरकारों ने अपना रवैया बदला। 90 आते आते इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जिसका गठन किया गया, ये तमाम ऐसे लिटरल देशों के साथ में करीब 40 देश हैं जो इस लिटरल एरिया में जो हैं, और दुनिया की 40% आबादी है इंडियन ओशन लिटरल जोन में। यूपीए की सरकार के वक्त में उस इंडियन ओशन रिम को, जो कि एक डिफंक्ट जैसी एसोसिएशन देखने को मिल रही थी, उसको रिवाइव किया गया। 2011 में ट्राइलैटरल कोऑपरेशन की बात की गई भारत, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में, कि हम इस पर नजर रखेंगे, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है धीरे धीरे बहुत साफ होने लगी। और हमारे लिए ये बहुत क्रूशियल क्षेत्र है, क्योंकि यहां अगर हम देखें तो इंडिया की जितनी लगभग आपकी जो कारोबार का रूट है या हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो बाहर से ही आती हैं, उसके लिए ये रूट बेहद अहम है। इसलिए हम जब अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का पालन करते हैं, UNCLOS का पालन करते हैं, कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, जो हमारे हर सरकारी मुलाकातों के बाद में जो हेड्स ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट्स, फॉरेन लीडर्स के साथ मीटिंग होती है, उसके बाद उसमें स्ट्रेस दिया जाता है। ये जो हादसा हुआ है, ये जो वाकया हुआ है, जिसको अंजाम दिया अमेरिका ने और जिसको लेकर वो इतना ब्रैग कर रहे हैं, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेट जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेहद चिंताजनक है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड हम जिसको मानते हैं, जहां हम कहते हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन रीजन के, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारे ये हितों में है कि हम यहां से शिप्स के लिए एक सेफ्टी वाला जोन बनाए रखें, इसको एक युद्ध का क्षेत्र हम ना बनाएं। और ये खाड़ी से हजारों मील दूर है, यहां कोई युद्ध नहीं जा रही है, ये एक्टिव मिलिट्री स्पॉट नहीं है। वहां एक अमेरिकी पनडुब्बी समंदर के गहराइयों में लर्क कर रही है, आपको नेवी को पता नहीं है,
आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, भले ही वो आपकी वाटर्स ना हो, लेकिन इंडियन ओशन में तो आप लगातार यही कहते हैं ना कि ये हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी है। और क्यों कह रहे हैं मैं सुनाती हूँ, लेकिन पहले जरा से ये बयान देखिए। ये बयान जो अभी सैयद अब्बास अरागची ने दिया है, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि द यूएस हैज परपिट्रेटेड एन एट्रोसिटी एट सी 2000 माइल्स अवे फ्रॉम ईरान शोर। आपने थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपैंड कर दिया है। लड़ाई आपने शुरू की ईरान के साथ, जहां आप इस वक्त बॉम्बिंग कर रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, पूरी एक सिविलाइजेशन को वहां खत्म कर रहे हैं। लेबनान में आपने ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो शुरू कर दिया है, और 2000 माइल्स दूर आप ईरान के शोर से 2000 माइल्स दूर को फ्रिगेट देना, जो कि एक गेस्ट है ऑफ इंडियन नेवी, उसको आपने टारगेट किया। इट वाज स्ट्रक इन इंटरनेशनल वाटर्स विदाउट वार्निंग। ऑपरेशंस के लिए प्रोसीजर्स होती हैं। आपको अगर लगता कि कोई पायरेटेड शिप है, कोई पायरेटेड टैंकर है, जैसे ईरान की 3 सस्पेक्टेड ऑयल टैंकर्स हाल में अभी मुंबई के कोस्ट में इंटरसेप्ट हुई थी, हमने सीधी गोलियां तो नहीं चलाई थी ना। वॉर जोन तो हम नहीं बना रहे हैं ना वाटर्स को। आप उनको धमकी देते हैं, आप उनको सीज ऑपरेशन करते हैं, फ्लैग करते हैं। इस तरह के हालात तो तब देखने को मिले थे 1971 में, जब आईएनएस खुकरी, भारत की हमारी शिप को पाकिस्तान ने अपने पनडुब्बी के साथ जो है निशाना बनाया था। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली दफा है कि अमेरिका की किसी पनडुब्बी ने, अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी पनडुब्बी से एक वॉरशिप को इस तरीके से उड़ा दिया। लेकिन ऐसे कुछ और इंसिडेंट्स हुए हैं जो दूसरे नेवीज को इन्वॉल्व करके, जिसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान का भी। लेकिन 1971 तो एक युद्ध का दौर था, बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर का दौर था। तो आप शांतिपूर्ण पानी में अगर इस तरीके से थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं, भारत की स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रेंथ है उसको सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि भाई भारत हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्टनर है पूरे इंडो पैसिफिक में, चाइना के खिलाफ, खास करके चाइना के खिलाफ एक काउंटर वेट है। हम आज इंडिया और यूएस मिलकर कितने सारे हम मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। आप जब किसी को न्योता देते हैं, क्या अगली दफा से आप ये डिस्क्लेमर देंगे, जो ये सूत्रों के हवाले से कुछ जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार ने कहा कि भाई वो तो यहां से रवाना हो गए थे, तो अब हमारी गलती क्या है। इंटरनेशनल वाटर्स में उनको वापस जाने में कुछ वक्त लगता है। अगर वो आपके यहाँ पर आए थे इनविटेशन लेकर, एज अ होस्ट कंट्री आपकी वजह से इस रीजन में थे, जब युद्ध शुरू हो जाता है तो आप उनको कह सकते थे कि भाई आप कुछ दिन डॉक कर लो, हमें नहीं पता कहा कि नहीं। शिप के जो कैप्टन थे वो भी कह सकते थे कि हम कुछ दिन यहीं पर डॉक होकर रह लेते, वो उन्होंने पूछा, सरकार करिए, ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं आया था। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजिक यार्ड में इस तरीके से एक लर्किंग पनडुब्बी ने एक जहाज को इस तरीके से वॉरशिप को उड़ा दिया है, इतने लोगों की जान गई है। ईरान में एक स्कूल पर 160 से ज्यादा बच्चियों की जान जाती है। एक लाइन का कॉन्डेमनेशन आप नहीं जारी कर सकते हैं। आप एक लाइन की आलोचना अगर जारी कर देंगे, या आप कंडोलेंस मैसेज जारी कर देंगे जिन लोगों की जान गई है इस हमले में भी, क्या सारे अरब नेशंस आपका हाथ छोड़ देंगे, आपकी दोस्ती को खराब कह देंगे, नेतन्याहू आपसे दोस्ती तोड़ देंगे? फिर काहे कि हम विश्वगुरु हो रहे हैं, फिर काहे का हमारा पावर है, क्या इकोनॉमिक माइट है, क्या हमारी मिलिट्री माइट है, अगर इतना आसान है सारे देशों का हमारे साथ जो है नाता तोड़ देना? फिर तो इतनी फ्रेजाइल रिलेशंस है, वी आर कॉन्स्टेंटली वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। नो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आनी चाहिए ना कि नहीं नहीं, हम एक पावरफुल मुल्क हैं, हम सही को सही, गलत को गलत कह सकते हैं, और प्रैक्टिकल रिलेशंस को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें तो मोरल क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। अब तो आपने फ्री फॉर ऑल कह दिया है। नौसेना के, भारतीय नौसेना के जितने पूर्व अधिकारी जिनसे मैं बात कर रही हूं, एडमिरल अरुण प्रकाश जो कि पूर्व नेवी चीफ थे, उनके इंटरव्यूज को भी आप देखिए, और जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जिनको दरअसल नरेंद्र मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलो करते हैं, पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल, जनरल जीडी बख्शी, ब्रह्म चलानी, ये लोग भी आज कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये गलत है और भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कल से जब आप किसी और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज के लिए किसी दूसरे देश को न्योता भेजेंगे, क्या आप डिस्क्लेमर भेजेंगे कि प्लीज कम एट योर ओन रिस्क, अपना जोखिम आप खुद उठा ले? सोचिए जरा, अंधभक्ति मत कीजिए, उससे देश को नुकसान होगा। पार्टी के लिए आप भले ही बैटिंग कर ले, देश को नुकसान मत पहुंचाइए अगर सही में आप देशभक्त हैं तो। और इंडियन ओशन रीजन की जो इंपॉर्टेंस है, ये तो खुद नरेंद्र मोदी कहे जा रहे हैं। पहले हमारी सागर की पॉलिसी उन्होंने बनाई, और सागर की पॉलिसी बनाने के बाद उसको जो है 2025 में अब महासागर के पॉलिसी में उसको एक होलिस्टिक पॉलिसी बनाकर उसको एस्टैब्लिश किया गया है। मतलब आप बल्क शिपमेंट्स जो हैं हमारी
दुनिया की 2/3 की ऑयल शिपमेंट्स, 1/3 एक जो हमारी बल्क कार्गो है, कंटेनर ट्रैफिक है, वो सब इंडियन ओशन से होकर गुजरता है। आज अगर यहाँ कोई भी आकर हजारों माइल दूर फ्रॉम द एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन यहाँ आकर अगर आप उड़ाना शुरू करें, जस्ट बिकॉज ये ईरान का वॉरशिप है, कल को साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, चीन ये हरकत करेगा, जापानीज के साथ में, कोरियंस के साथ में, आप क्या करेंगे? क्या कोई आपकी नैतिकता बच रह जाएगी तब उस मसले को उठाने के लिए? या चीन की पनडुब्बियां या चीन के जहाज आकर अगर श्रीलंका में डॉक करते हैं, बांग्लादेश में डॉक करते हैं, जिसको लेकर आप हमेशा इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, इतने कॉन्डमनेशन करते हैं, बयान करते हैं, द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ जाता है, कल फ्यूचर में अब आप क्या करोगे जब अमेरिकी पनडुब्बी आपके स्ट्रेटेजिक यार्ड में घूम रही है और इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और अपनी जो है वाहवाही भी कर रही है इस तरह के अंजाम ऑपरेशंस के लिए? अब नरेंद्र मोदी जी को सुनिए, 2015 में जब वो मॉरिशस और सेशल्स के ट्रिप पर गए हुए थे, क्या बातें कही उन्होंने इंडियन ओशन रीजन के महत्व को लेकर? सुनिए जरा। And 2.4 million, 500 kilometers, 1,200 islands, and 2.4 million square kilometers of exclusive economic zone. India is becoming more integrated globally. Will be more dependent than before on the ocean and the surrounding regions. We must also assume our responsibility to shape its future. So Indian Ocean region is at the our interests. Equally, we will work to ensure a safe, secure and stable Indian Ocean region that delivers us all to the shores of prosperity. And our capabilities will be there for those struck by the ocean fury or caught in distress on the seas. 2015 के ये बयान को आप देख पा रहे हैं, जिसको आपने सुना भी, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि क्यों इंडियन ओशन रीजन इतना इंपॉर्टेंट है। तो सागर से जो है, अब सागर एक हमारा ऑफिशियल एक नीति बनाई थी सरकार ने 2015 में, 2025 को उसको अपग्रेड कर दिया है इनटू महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। महासागर जो है वो ओशन को डिनोट करता है और उसके जरिए जो है आप कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन में, जैसा 2004 में सुनामी के बाद भारत ने इतना ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया, 2008 में साइक्लोन नरगिस के बाद भी हमने देखा था कि भारत की जो हमारी नौसेना थे वो कितनी एक्टिव थे इस तरीके से। म्यांमार में जो आया था साइक्लोन नरगिस, लगातार जब फ्रेश वाटर क्राइसिस हुआ मालदीव में 2014 में, तब भी हम जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने थे। तो हम कहते हैं कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इस रीजन में, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं और हम इंपॉर्टेंट एंड इक्वल पार्टनर्स है इंडो पैसिफिक में दूसरे बड़े देशों के साथ में। इन तमाम दावों का अब क्या होगा अगर हम पूरी तरीके से चुप्पी साध कर रहते हैं और कम से कम मानवीय पहलू से ही सही, वो बच्चियों का मारे जाना हो या फिर इस जहाज में जो सेलर्स मौजूद थे जिनके चिथड़े उड़ा दिए गए इस हमले के जरिए, उनके बिहाफ पे अगर हम एक स्टेटमेंट ऑफ कंडोलेंस से कॉन्डमनेशन नहीं दे सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के कनेसेट में जाकर जो है हमास के अटैक के बारे में बात करते हैं, इजरायलियों के साथ जो है वो दर्द शेयर करते हैं, वो खाड़ी देश के तमाम देशों पर जो ईरान की तरफ से अटैक्स हुए हैं उनकी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसकी निंदा करते हैं। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन अगर यहां पर नहीं कहते हैं तो ये एक फ्री फॉर ऑल है, ये एक बहुत बड़ा एथिकल डिलेमा है। कल से अब वो साउथ चाइना सी हो, वो आपकी पर्शियन गल्फ हो या ताइवान स्ट्रेट हो, कोई भी आकर किसी को भी अगर वहां निशाना साधता है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला पॉलिसी अगर होता है, भारत अब आगे क्या करेगा? क्या हमने हमारे स्ट्रेटेजिक वर्चस्व को पूरी तरीके से छोड़ दिया है इस रीजन में? ये तमाम बातें थी जो आपसे करनी थी और अगर प्रोग्राम ठीक लगे अपना फीडबैक दीजिएगा हमें जरूर और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा तमाम अलर्ट्स के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।